सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग 21 जनवरी से एक हफ्ते की शुरुआत किए थे और उसके बाद पटेल नगर में समापन कर रहे हैं। और भारत सरकार जो है बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है 29 जनवरी को करेगी। तो हम लोग आज जो है इंश्योरेंस को लेकर एक गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, आचार्य जी सब लोग उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार से करेंगे। तो दीदेवार जी को आमंत्रित करते हैं सुविचार श्लोक के लिए। धन्यवाद। जो एक दीदेवार की प्रेरणा है, जिसको हम प्रार्थना भी कह सकते हैं, लंबी है पर थोड़ी सी बोलूँगा। भीतर से मैं अंकुर हो जाऊं, यही होना है जन्म मेरा। भीतर से मैं स्वच्छ हो जाऊं, यही होना है स्नान मेरा। भीतर से मैं स्थिर हो जाऊं, यही होना है स्वस्थ मेरा। भीतर से मैं शीतल हो जाऊं, यही होना है अमृत मेरा। भीतर से मैं पुलकित हो जाऊं, यही होना है चमन मेरा। भीतर से मैं सुदृढ़ हो जाऊं, यही होना है बल मेरा। भीतर से मैं सदा सहज रहूं, यही होना है मन मेरा। भीतर से मैं प्रसन्न हो जाऊं, यही होना है बल मेरा। भीतर से मैं स्वयं को देखूं, यही होना है नेत्र मेरा। भीतर से मैं स्वयं की आवाज़ सुनूं, यही होना है कान मेरा। भीतर से मैं स्वयं को पहचानूं, यही होना है नाक मेरा। भीतर से मैं स्वयं पर विश्वास करूं, यही होना है विचार मेरा। भीतर से मैं सदा सन्यासी रहूं, यही होना है सांसारिक मेरा। भीतर से मैं स्वयं को व्यक्त करूं, यही होना है व्यक्ति मेरा। भीतर से मन को जानूं, यही होना है मानव मेरा। भीतर से मैं जीवित रह पाऊं, यही होना है जीवन मेरा। भीतर से मैं दीदार कर पाऊं, तभी नाम बने दीदेवार मेरा। दीदेवार मेरा, दीदेवार मेरा। धन्यवाद। तो इस समय फिजिकल और वर्चुअल दोनों हम लोग कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम जो है हम लोगों का 13 फरवरी को होगा मारवा स्टूडियो में। और अभी जो हम लोग फिजिकल दीदेवार जीवन ज्योति में हैं, यहाँ पर RJS के एडवाइजर और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी हैं। मैं चाहूँगा कि आगे कार्यक्रम को चेयर करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Namaskar and good morning to everybody. My friends from US, I can see two of my friends in the midnight, awake, wide awake, I would say, attending this webinar, still with us. So firstly, I would like to welcome my friends from overseas, and then of course, all my friends from India. I can see some prominent people like my friend Ramarao from Vizag, who is the chairman of the Consumer Coordination Council, and of course, many other dignitaries and eminent people have taken time to join us. I feel very happy about it. So I would like to start the session by requesting our keynote speaker, my friend Dr. Rajiv Vasudevan from Bangalore, from Apollo Ayurveda Hospital, who is a very, very prominent person in the field of healthcare delivery system. He is not only actively involved with the Ayush Ministry, but he is actively involved with the CII, and he is representing the complete Ayush industry in the
CII body, and also he is on many prominent committees which is constituted by the Ministry of Ayush, and how insurance can play a role in terms of bringing Ayush in a much more active manner in the healthcare delivery system. So I'm sure you will find it very interesting. I would request Rajiv ji to kindly pick up the mic and give his presentation. Rajiv ji. Respected Swamiji, respected Professor Bijon, respected Dhananjay ji and Manna ji, and I would like to first of all begin by thanking the organizers for inviting me to share my views. The topic is very simple, is the expense that we incur in buying an insurance policy, should it be viewed as investment or as an expenditure, which I would like to avoid, avoidable expenditure. So let's put it very precisely that way. So I want to break it up into three quick parts, Swamiji. That is, first I want to begin with this misconception that most people have about what is illness and what is good health. See, the journey of health does not, or the journey of disease for which I'm taking insurance cover to protect myself against a rainy day, as we say in the health, in my personal health journey, where I think I may fall ill, I may get a heart attack, I may get a stroke, I may get a severe disease. And then I say, for that particular day, I should be ready. And I forget that the health life cycle begins from the moment of conception. So the conception in the fetus in the mother's womb, from that moment, that child or life's, जीव का लाइफ पोटेंशियल वहाँ पे डिफाइन हो जाता है उस मोमेंट पे, प्रकृति अगर कहेंगे उस टाइम पर वहाँ से उसका जो जीव है, वो जीव का जो हेल्थ पोटेंशियल, जीवन का पोटेंशियल वहाँ पे वो डिफाइन कर जाता है. तो आफ्टर दैट till the person dies, this entire journey of how many ever years it happens is this journey from potential to fulfilling it partially or fully. So we have to look at life cycle health is one thing which I want to say. If you have time, we'll come back. You have to also understand that when I get a disease like diabetes, or I have a blood pressure problem, or I get a heart attack, the problem is not 1 year old or 2 year old. In the case of, let's say, occlusion of the arteries, when I have blood pressure coming up in my 40s, the problem of health, that particular hypertension begins when I'm 10 years old, 8 years old. From then the problem is starting, and the lining of the blood vessels getting clogged slowly. धीरे धीरे से ये problem बढ़ता है और 30 साल बाद वो प्रकट होता है. उस टाइम पे मैं कहता हूँ, अरे बे 2 साल से मैं थोड़ा स्ट्रेस में था. I forget the fact that it's a lifetime thing. Similarly, diabetes. जब डायबिटीज में डायग्नोस होता हूँ, उससे 8 से 10 साल पहले मेरा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी खराब हो चुका है. उसके बाद बॉडी एडजस्ट करता है, और अगर मैं ब्लड शुगर चेक करूं तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम हो चुका है. तो जो हमारा जो राय है हेल्थ के बारे में, वो बहुत सारा गलत फहमी है. और अगर एक चीज मैं सबको कहूंगा, इंश्योरेंस से सीमित ना रखे, उससे ज्यादा आप आरोग्य के बारे में ठीक तरीके से एक वीक्षण आपको लाना, पर्सपेक्टिव लाना बहुत जरूरी है. अगर क्रोनिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, राइट, WHO defines chronic disorders as anything with more than 6 months that you suffer from. अब देखो, आदमी 15 साल, 20 साल, 30 साल तक रोग लेके जाता है. आस्थमा, राइट, गायनेकोलॉजिकल इश्यू, या सोरियासिस, या कुछ भी ले लो आप, आर्थराइटिस, 15-20 साल लेते. 6 महीने की बात छोड़ो, 15 साल, 20 साल. उसका मतलब क्या है? मैं रोग को जड़ से नहीं ट्रीट कर रहा हूं, खाली उसका सिम्टम को दबा रहा हूं, राइट. उस वजह से वो क्रोनिक डिजीज बनता है. पर मैं सोचता हूं इसके बारे में, मैं क्या सोचता हूं, अरे मुझे आस्मा है, एक एंटीहिस्टामिन ले लो, एक नेबुलाइजर ले लो, बस सिम्टम को दबा दो. यही मेरे दिमाग में है. और सब लोग ये सोचते कितने जल्दी से उसको दबा दूं मैं इसको, राइट. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो पुराना महाभारत में स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स, हमारे चारों तरफ सब मरते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो एवरलास्टिंग रहेंगे, राइट. सब जगह मृत्यु है आगे, और मैं तो एवरलास्टिंग रहूंगा, एक है.
तो इसमें हमें क्या सोचना है, जो आयुर्वेदा का जो एक सोच है इसमें, उसको पंच निदान जो कहते हैं, 5 etiologies, 5 root causes, right? What contributes to disease ultimately comes from 5 causes, which is inappropriate, not bad, inappropriate diet, inappropriate lifestyle, mental factors, man ki jo, and Swamiji, I saw outside that you've written about self-observation, right? The self-awareness. So, मन का जो विकल्प होना या जो उसमें बुद्धि नाश जो होना या भ्रम बुद्धि भ्रंश होना, ये सब क्लियरली इट इज अ कॉज फॉर इलनेस. फोर्थ, कोमॉर्बिडिटीज, निदान, एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो ये ठीक तरीके से देखोगे, हर रोग ये 5 इसमें सीमित है. कुछ भी देख लो आप, इवन ए जेनेटिक डिसऑर्डर विल कम एज अ आगंतुजा. इट इज समथिंग विच इज कम फ्रॉम नॉट ड्यू टू माई ओन डूइंग. पर हम इसके बीच में हमें क्या देखना है कि रोग एक तरीके से, एक सबसे बड़ा गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि मेरा आरोग्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के पास है, अथवा मैं क्या कर सकता हूं, एक वायरस आ गया मुझे अटैक कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं. अभी देखो दिल्ली में ठंड पड़ रही है तो मुझे जुकाम हो गया, मेरा उसमें क्या जिम्मेदारी है. मैं कभी नहीं सोचता हूं कि मेरा आरोग्य के लिए मेरा जिम्मेदारी है सबसे प्रथम. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं खुद जानकार बनना सबसे बड़ा जरूरी है. इसमें मैं क्या कहूंगा, आयुर्वेदा का जो सोच है, सबसे पहले अंतर ज्ञान या इंसाइट कैसे दे एक व्यक्ति को. अगर आत्मज्ञान तो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ इंसाइट बना दें. इंसाइट से आता है एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड चेंज से आता है करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर से आता है करेक्ट रिजल्ट. तो अगर आप देखोगे आपको आरोग्य चाहिए तो सबसे शुरुआत करेक्ट दृष्टि होना है. वो दृष्टि अगर ठीक हो जाए तो उसमें से सब वापस बाकी आ जाता है. तो इस बीच में मैं अगर आयुर्वेद और इंश्योरेंस के ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो मैं Professor Bijon, as a consumer warrior and ambassador and who's spread the movement in the country, I want to say one thing. Consumers can gain 10 times the benefit of an insurance policy if they can think of Ayurveda. Because I don't want to talk about everything. I'll talk about Ayurveda, yoga, and Ayush in the context of insurance. So there is a 10x benefit for a policy buyer if we are able to, one second please. Yeah. If you are able to use. What are the 10 benefits? Let's quickly say. Ayurveda is the most personalized care system that you can find. It is not एक वन साइज फिट्स ऑल. हर आदमी को एक ही तरीका का दवाई या ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है. इसमें आप देखेंगे कि आयुर्वेदा हर व्यक्ति को एक यूनिक व्यक्ति की तरफ से देखता है. और देश काल, राइट, मैं दिल्ली में हूं, इसी टाइम में बेंगलुरु में हूं, मुझे वही प्रॉब्लम है, मेरा इलाज अलग तरीके से होगा, राइट. सो देश काल और काफी और सारे रोग बला, रोगी रोग अवस्था के बेसिस पे नहीं कि डायबिटीज है एक ही दवाई दो, ऐसा नहीं है. तो उचित तरीके से पर्सनलाइज करता है. यही दूसरी बात है कि चिकित्सा का ये संदर्भ, हम सोचते कि दवाई ले लो. आयुर्वेद कभी भी चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखता है. चिकित्सा मतलब क्या हुआ? उचित आहार, विहार, विचार, औषध, क्रिया, राइट. ये सब चारों होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं एक दवाई ले लूं और गलत तरीके से आहार विहार करूं, या सोच मेरा गलत है तो रोग तो आएगा ही, राइट. एक बात हुआ. दूसरी बात है कि ये मैं जैसे कह रहा था कि जट से रोग को जांच लेता है और उसका निवारण करता है. ये मैं आइडियली नहीं कर रहा हूं, सही में कह रहा हूं. ये तो पूरा इट इज अ फैक्ट दैट वी डू दिस. तो रूट कॉज डिजीज रिवर्सल, डायग्नोसिस एंड रिवर्सल. इन एडिशन टू दैट इट गिव्स सिम्टम मैनेजमेंट. तो ना सिर्फ सिम्टम रिलीफ बट ऑल्सो रूट कॉज डिजीज रिवर्सल, राइट, एक होता है. दूसरी बात है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, मैक्सिमम आज क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू डिसेबिलिटी इन ह्यूमन बींग्स. करीबन 2/3 ऑफ हेल्थ केयर डिमांड, जिसको आदमी को जो आवश्यकता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या है? बाहर से कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. मैं खुद ब खुद मैं अपना रोग बनाता हूं. इस तरीके के जो रोग है इसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं. कम्युनिकेबल है तो बाहर से आता है, ये तो मैं खुद कर रहा हूं.
राइट. सो इस तरीके से क्या होता है कि जब मेरा आर्थराइटिस शुरू होता है या मेरे घुटनों का दर्द शुरू होता है या डायबिटीज शुरू होता है, मेरे पास एक अवसर है कि मैं इसको तभी का तभी, जब वो छोटा अगर एक प्लांट हो या सीड हो, वहां पे उसको रोक दो, ना कि वो बढ़ के पूरा पेड़ वृक्ष बन जाए तभी उसको उगाड़ने में तकलीफ हो. तो उससे पहले उसको वहां पे थम लो. ये एक बात है, आयुर्वेदा ये करता है. दूसरी बात है ये है कि आप देखेंगे कि हम सोचते हैं कि हेल्थ केयर मतलब एम्बुलेंस, इमरजेंसी, ऑपरेशन, ये तो है, होता है. ये हर परिवार में हर व्यक्ति को एक ना एक दिन ऐसे इमरजेंसी में जाने का हो सकता है, ये ऐसा एक संदर्भ आ जाए. पर हमें क्या देखना है कि उसके पहले, विच इज व्हेन, उसके बाद, ये दोनों. सो अगर हम इसको देखेंगे रिहैबिलिटेशन, अगर पक्षाघात हो, हेमिप्लेजिया, उसके बाद कैसे इसको रिहैबिलिटेट करें. अभी मैं 3 दिन बाद मैं इमरजेंसी से, आईसीयू से निकल गया, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा. घर पे ये व्यक्ति घर जाएगा, परिवार के लोग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मुझे मेरे काम पे लौटना है. ये व्यक्ति को जो देखभाल, शुश्रूषा जो मिलना है, बहुत तकलीफ है. किन परिवार में ये जो दे हैव द वेल्थ टू स्पेंड. Professor Bejon, can I take 2 more minutes? No, take your time. Yes. Yeah. So if you take this thing, which families have the luxury of keeping nurses at home and paying for them, etc. So inevitably, it is going to happen that this patient, who's a stroke patient or a accident patient, needs care. So that rehabilitation care, convalescent care, कोविड आ गया, निकलने के बाद कोविड, लॉन्ग कोविड सिम्टम्स है, काफी सारे दर्द है, बुखार है, रैशेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फटीग है, इसको सब निवारण करना है. तो आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है इसमें, राइट. सो व्हाट आई वांट टू टेल इज रिहैबिलिटेशन. कैंसर जैसे जो डरावनी जो रोग है, उसमें रिहैबिलिटेशन आता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद. अपना जो आरोग्य अवस्था लौटाने में, ऐसा ना कि कैंसर को दबा दो, पर आरोग्य अवस्था लौटाना है मुझे. इसके बाद सर्वाइवरशिप आता है. हम सब ये भूल जाते हैं कि एक बार अगर कैंसर पेशेंट हो, तो अगर कैंसर पेशेंट हो, सो यू विल फाइंड दैट सर्वाइवरशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1-2 कैंसर में बोलते 5 साल रहेगा, एक बोलते कि 2 साल रहेगा, 10 साल रहेगा. ये 10 साल में 20 साल कर सकता हूं, 15 साल करने की कोशिश कर सकता हूं. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Yeah, so this survivorship is again something which Ayurveda can do a very good contribution. The other part is end of life care. जब मुझे पता है कि जिंदगी मुझे छोड़ के जाना है, तो आराम से, थोड़ा डिग्निटी के साथ, आयुर्वेदा क्या करता है, सब परिवार जो व्यक्तित्व है, आराम से वो ये दुनिया से जहां भी जाना है, जिस दृष्टिकोण से देखेंगे, वो जाना भी एक डिग्निफाइड तरीके से आराम से जाएगा, राइट. ये आयुर्वेदा का सोच है. दूसरी बात मैं कहूंगा कि बेसिक जो बुजुर्ग जो है, एल्डर्स, विमेन, चाइल्ड, अभी चिल्ड्रन में देख लो, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल डिसेबिलिटी, अथवा आप ये देख लो कि यू कैन टेक इवन थिंग्स लाइक द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ADHD, ऐसी इतना व्यापक है अभी. इसको दवाई देके यूएस में सब काफी हेवी मेडिसिन देते हैं बच्चों को. उसके बदले में आयुर्वेदा के थ्रू जेंटल तरीके से ये रोग को सब थाम सकते हैं और हील कर सकते हैं, राइट. ये सब उपाय है. एंड फाइनली द पार्ट इज कि जब रोग तो है ही मुझे, राइट, तो इसमें मुझे कैन आई डू सर्जरी, जहाँ पे मुझे अगर टालना है या स्टेरॉइड टालना है, मुझे वो अगर कोई चांस ही नहीं है, आई हैव टू डू द सर्जरी. बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अवॉइड सर्जरी, डू आई हैव अ कंजर्वेटिव वे टू डू दी through Ayurveda medical management. That is what it offers. So most of the Ayurveda hospitals will be treating total knee replacement, cervical spondylosis, lumbar spondylosis, ankylosing spondylitis. अभी कोविड के बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत गंभीर एक रोग है, क्योंकि जो हिप बोन का जो द्रव, वो जो starts wearing off the hip joint. So that is perhaps due to this, many young people are coming with that unnaturally. So either you have to do a hip replacement, or you have to go for very strong medicine or Ayurveda. So these are the possibilities. I want to just conclude by telling on this type of things that even in integrative care, right,
where modern medicine and Ayurveda are working together for some diseases like road traffic accident rehabilitation, right? और स्ट्रोक रिहैबिलिटी, इस तरीके के वेरी सीरियस रोगों में ये होगा कि अगर बोथ न्यूरोलॉजिस्ट और आयुर्वेदा डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट एंड आयुर्वेदा डॉक्टर साथ में रोगी के हित में काम करे, ये भी इंश्योरेंस में आज नहीं तो कल अवेलेबल होगा। तो मेरा आपसे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या कह रहा हूं, इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, it is definitely an investment, but you'll get 10x the return on investment if you ensure your policy covers Ayurveda and Ayush, right? And you'll find that today Ayurveda में NABH accreditation का coverage, and there is NABH accreditation, so quality systems are assured in Ayurveda. Okay, so there are over 220 accredited Ayurveda hospitals. There are 92 NABH accredited outpatient treatment centers, which means you get quality of Ayurveda care, precision Ayurveda. The other part you have to understand is well-being is free. ये जब हम आयुर्वेदा में रोग निवारण करते हैं, उससे साथ ही अपना निद्रा, right, that is sleep, अग्नि या समझ लीजिए अभ्यावरण शक्ति एंड जरण शक्ति, जो भूख और उसको हजम करने की शक्ति, दोनों बढ़ जाएगा। इवन बुजुर्गों में उनका जो अग्नि बल जब रहेगा, उम्र लंबा रहेगा। सो एज वी से निद्रा, अग्नि एंड फिर मलम मूत्र, राइट, अगर पेट का साफ होना, साफ तरीके से होना, जैसे कहते हैं कि जब पेट साफ होता है जैसे लगता है कि मैं लखपति हूं या करोड़पति हूं, जो भी है, राइट, अंबानी हूं, राइट। अगर पेट साफ हो जाता है तो वही एक फीलिंग है। ये सब आयुर्वेदा अच्छी तरीके से करता है और इसके साथ ही दिमाग को ठंड करता है। ये जो एक्सेस वर्किंग जो है उसको दिमाग को ठंड करता है। तो इसमें क्या है कि ये ऑटोमेटिकली फ्री है, अपने ट्रीटमेंट के साथ ये सारे बेनिफिट्स होंगे। वेट लॉस जिसको होना है, जब ट्रीटमेंट होगा वेट लॉस खुद ब खुद होगा। जिसको वेट डालना है, जब बुजुर्गों में वेट डालना है, आयुर्वेदा वो भी कोशिश करता है, क्योंकि एंड खास करके जो बुजुर्ग लोग इसमें जो प्रेजेंट है, आयुर्वेदा में प्राचीन काल से एक क्लियर स्पेशलिटी है जरा चिकित्सा। जरा मतलब जो जेरियाट्रिक जिस शब्द वहां से आया है, जो एल्डर केयर, जो बुजुर्ग हैं उनका जो रसायन वापस लाने में, रस शरीर में लाने के लिए, तो ये पूरा जो है, तो मैं आपको ये कहूंगा ये सारे बेनिफिट्स कैशलेस तरीके से भी इंश्योरेंस में मिलता है। जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको कैशलेस आयुर्वेदा केयर मिलेगा। तो इट इज a great advantage for all consumers. So that is why I said the 10x benefit of buying insurance with Ayush coverage. Finally, I want to tell Ayurveda is timeless wisdom, right? The mother system of medicine and health of the world. It is timeless wisdom for lifelong health, for all Indians and for the world. And finally, एक चीज दिमाग में रखिए, जब आप यंग हो, राइट, 20s में जैसे काम करना शुरू करोगे, तभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए। आपका प्रीमियम्स बहुत कम रहेगा और जब आपका सेहत सही रहेगा, लाइफ लॉन्ग अगर आप देखोगे आपका प्रीमियम्स टोटल जो पे करेंगे मिनिमल रहेगा। तो ये समझदारी इसमें होगा कि आप जितना जल्दी, राइट, you take insurance policy for you and your family and keep being healthy so that throughout life your total premiums paid are this thing. And there are many policy companies today which will, if you don't claim in this year, whatever is your sum insured is added every year. So the great advantage, by the time, let's say you start at 25, by the time you're 50, you will, even if you start with a 5 lakh coverage, maybe you'll end up with a 1 crore coverage at a very low premium, right? So these are the advantages, and I would encourage everybody to look at insurance as a very, very worthwhile investment. There was a survey carried out by the Ministry of Ayush, and it showed that during COVID, over 80% of Indian families used Ayurveda in one form or another in their homes. So the part about Ayurveda is that it is a part of everybody's life. But going back to the thing of insurance and the awareness about insurance, no question that people need more awareness. So what I want to convey is that with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana, right, which is a universal health coverage scheme of the government of India, right, 500 million people of the poorest of the poor are covered under insurance today. Okay, and they're covered with 5 lakh rupees coverage within the family. So this ensures
that people are aware and getting more and more aware, but the insurance in one form or the other. And the other end, Mr. Ramaiah, Dr. Ramaiah, is that almost 20% of Indian population are covered under some kind of insurance or central government or state government health scheme. So there is only a small layer in between, about 150 million people out of 1.35 billion, who are not covered under one form or the other of insurance. So I believe it's a process, and I think the programs of this kind will certainly accelerate the awareness, but we need to do more and more. But the problem is not just in rural area versus urban. I think the problem is one more of fundamental understanding of what is the role of health insurance, and which is why the topic of today is very relevant. Most people see कि मुझे क्या होना है, I have no problem, why should I buy insurance, I'll look at it later. People don't realize that it is wiser to invest in insurance very early in life, so that overall cost is lower and that security for one and family. थैंक यू वेरी मच। आयुर्वेदिक इंश्योरेंस के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम था। एलोपैथिक के लिए तो हम सारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब कोई नई चीज आती है, सबसे पुरानी चीज को हम आज नई चीज कह रहे हैं, आयुर्वेदिक इंश्योरेंस। तो ये हमारी कमजोरी है कि एलोपैथिक इंश्योरेंस के बारे में हम जानते हैं और आयुर्वेदिक इंश्योरेंस के बारे में हम नहीं जान पा रहे। यहाँ दीदेवार के अंदर स्वयं का स्वामी की बात की जाती है और प्रकृति का नियम बताया जाता है। इंश्योरेंस किस चीज की है? मेडिकल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है? हम लाइफ इंश्योरेंस को मेडिकल के साथ जोड़ रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। प्राकृतिक नियम के अनुसार यहाँ पर दीदेवार पे बात की जाती है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ लेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस अगर हमारे जीवन में उतर गई तो ये मेडिकल इंश्योरेंस की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। वो कैसे पॉसिबल है, मैंने अपने जीवन पे उतारी है और पिछले 10-12 साल से मैं लोगों को दे रहा हूं। यहां पर दो बातें होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इस संसार में उसका आगमन होता है, तो मां के गर्भ में अपने स्वयं का वाहन अर्थात शरीर को बनाता है और वो शरीर के साथ ही वापस आता है। और शरीर इतना ईमानदार है हमारे साथ कि शरीर का हर अंग हमें सूचना देता है। मुझे जुकाम लगा तो मेरी नासिका बताती है, मुझे नजर नहीं आई तो मेरी आंख बताती है, मेरे शरीर में कहीं खारिश हुई या कुछ हुआ तो मेरे शरीर का हर अंग बताता है, मगर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम उसे उसी समय पकड़ लें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, तो उस समय के अंदर हम उस स्वीकार कर लें, और आहार को कोई भी आहार लें, हर जगह का अपना आहार है, हर विचार का अपना आहार है। मेरा आहार यही है, ये बहुत ही बड़ी भूल है। ज्यादातर वही लोग बीमार होंगे शरीर रूप में जिन्होंने अपने आहार पे दंडित कर लिया अपने आप को। दंडित वर्ष इसलिए बोला है। आज सभी के शरीर, दिल्ली के अंदर रहने वाले सभी के शरीर ने क्या संदेशा दिया कि सर्दी है, उसके शरीर को ठंड लग रही। तो मैं कहूं जी मैं तो उनसे परहेज करता हूं, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, तो ये भी एक आहार है। मैंने उसका इलाज कर लिया, मैंने गर्म कपड़े पहन लिए, तो मेरे को शरीर की सेविंग हो गई और मैं उस जुकाम से या बीमारी से बच गया। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत नमूना दे रखी है कि यही मेरा आहार है। हर जगह पर वर्तमान स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से आहार बदलता है। सृष्टि ने जो भी आहार बनाया है वो जीव के लिए बनाया है और उस जगह, उस स्थान के लिए बनाया है। और हमारा धार्मिक विचार कोई भी हो, मगर इतना कड़क ना हो कि हम रिजिड हो जाएं। अगर हम फ्लेक्सिबल हैं और समय के साथ स्वीकार भाव लाएंगे, तो मेरा शरीर, उसके अंदर इतनी गुणवत्ता है कि उसको ठीक करने का स्वयं ही मेरे शरीर को ठीक करता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो बाहर से बीमारी आती है उसका बाहर से इलाज होता है, और जो बीमारी भीतर से है उसका भीतर से इलाज होगा। हमारी बीपी है, शुगर है, किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, ये भीतर की बीमारी है। बाहर से मुझे मच्छर ने काटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूटी, ये बाहर से इलाज होता है।
तो भीतर का इलाज करने के लिए मुझे अपने विचार की शुद्धता चाहिए, और विचार की शुद्धता का सिर्फ एक ही कारण है कि जो भी परिस्थिति बनी है मैं उसे स्वीकार कर लूं। गर्मी है तो मैं गर्मी को स्वीकार कर लेता हूं, तो मेरे भीतर का शरीर उसे स्वीकार कर लेता है। मगर मेरा विचार अगर स्वीकार नहीं करे तो मेरे भीतर की गर्मी जो है ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा जो है मेरे शरीर के लिए एक सीमा तक चाहिए। जब वो असीमित हो जाती है तो मेरे को कष्टदायक हो जाती है। इसलिए मेरे को शरीर के साथ चलना है। अगर हम अपने आप को स्वीकार भाव से करेंगे तो मैं समझता हूँ आयुर्वेदिक से बड़ा जो है हमारी किचन जो है वो आयुर्वेदिक ही है भारतीय से, तो हम उसे मान लें और स्वीकार भाव से करेंगे। अगर हम दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, पहले हम अपने जीवन की पॉलिसी खुद को ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ बाहर की पॉलिसी की हमें बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच। और कोई एनीबडी लाइक्स टू गिव एनी कमेंट्स? आप प्लीज आइए और बोलिए। यस प्लीज। मैं इस बारे में इंश्योरेंस के रिलेटेड मैं एक थोड़ी सी क्वायरीज है उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज जो इसकी मार्केटिंग या एक सेलिंग का जो एक तरीका है, आई थिंक दैट इज़ एक ज़्यादा उसमें डराने का जो है वो एक कॉज बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ समथिंग इन्फॉर्मेटिव होने की वजह से। तो जो इस तरीके की, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं या जो भी इसके पीछे जो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं, तो एक डर का उसके अंदर जो है ना वो वातावरण मैंने देखा है कि जब भी सभी जगह की इसकी इतनी एडवर्टीजमेंट की जाती है हेल्थ से रिलेटेड, बाकी इनसिक्योरिटी की वजह इतना टेरराइज कर दिया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली वो एक बेनिफिट होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए एक मानसिक तौर पर वो जो और ज़्यादा उस चीज़ों को ख़राब करने में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं इस चीज़ में चाहूँगा कि इस चीज़ को आप किस तरीके से थोड़ा इसके लिए बताएंगे कि कैसे ये मोर इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इंस्टेड ऑफ कि आपको एक मानसिक तौर पे एक आपको इसके लिए ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव आपका जो है वो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़े। प्लीज, थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और हम लोग रोज विज्ञापन देखते हैं और हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि ये विज्ञापन काफ़ी मिस्चीवियस है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है और सही मतलब सूचना नहीं दे रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का प्राइम मोटिव है कि लोगों को जागरूक करना, डराना नहीं। बिल्कुल सही बोले आप। और इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है एडवर्टाइजिंग को लेकर कि क्या एडवर्टाइज करना चाहिए, क्या एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। और कानूनी प्रक्रिया तो है ही है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जहाँ पे भ्रामक विज्ञापन इज डिफाइंड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। that it is not right, ethical to do these kind of advertisement जो लोगों को डरा कर एक कोई ऐंठना चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका केवल एक ही रास्ता है, आपको विरोध करना, जो हम लोग अक्सर नहीं करते। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, और इस ढंग के जो परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसमें आपने इस प्रश्न को पूछा, एक विरोध का जेस्चर हुआ, आपने पूछा, दैट इटसेल्फ shows that you don't like those kind of advertisements, you have objected to it। उसको हम लोग को मैग्नीफाई करना होगा ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन तक इस बात को पहुंचे कि आप कानून बना दिए हो लेकिन कानून का पालित नहीं हो रहा है। आपने रेगुलेटर बना दिए हो इंश्योरेंस के रेगुलेशन देखने के लिए, लेकिन फिर भी भ्रामक विज्ञापन हो रहा है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना अनिवार्य है। हम लोग सबको मिलकर एकदम सतर्क रहना है, और कभी भी कोई गलत हो रहा है तो उस पर विरोध करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, उसको फॉलो अप करनी चाहिए। जो हमारे देश में जिनको करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जैसे लोग जिनके पास साधन नहीं है और करने का क्षमता भी नहीं है, हम लोग से लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग करें। सो हमारा जो मोस्ट मेन लक्ष्य है इस परिचर्चा का कि केवल लोगों को जागरूक नहीं करना,
लेकिन उनको सशक्त करना, ताकि वो भी वो चीज डिमांड करें जिसको हम लोग क्वालिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। और आज जो मतलब जो सारांश है, जो हमारा लक्ष्य है इस परिचर्चा का, कि इंश्योरेंस को एक खर्चे के रूप से मत देखिए, एक इन्वेस्टमेंट के रूप से देखिए। और इसलिए मत नहीं खरीदिए कि आपको कुछ ऐसा चीज कहा जा रहा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको खुद को सोचना होगा। जैसे हमको याद है कि जस्ट हम फर्स्ट चेक जब हम उपलब्ध किए, जब हम नौकरी ज्वाइन किए, पहला काम हमारे फादर ने हमारे साथ किया कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस का कवर करवाए। फर्स्ट चेक मिलने के साथ साथ घर पे वो लाइफ इंश्योरेंस के लोग, LIC के लोग आए और हमारे इंश्योरेंस करके गए लाइफ के। तो हमने बोला क्यों किए आपने? और जो दिदवार जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जब हम यंग एज में करते हैं तो हमारा प्रीमियम भी कम होता है और हमारे पास एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है टू कवर माई लाइफ। बिकॉज रिस्क को कवर करना बहुत जरूरी होता है। रिस्क कब दुर्घटना हो जाए, जैसे दिदवार जी ने सही बोला कि हमको एक ऐसा हैबिट लेना चाहिए कि हम हमारे ऊपर कोई ऐसा डिजीज ना हो, भगवान करे ना हो। तो इसलिए यू कीप प्रैक्टिसिंग गुड फूड हैबिट्स, गुड लाइफस्टाइल, गुड क्वालिटी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, जो हम लोग इस परिवार में कर रहे हैं, RGS परिवार में, टू थिंक पॉजिटिव। क्यों? इफ यू थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव्स विल नेवर बी एबल टू अप्रोच यू। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड दुर्घटना। आप उससे बच नहीं सकते हो। अर्थक्वेक आप बच सकते हो क्या? नो, यू कैनॉट। Please do not try to explain me that you can overcome दुर्घटना. No. दुर्घटना से बचने के लिए there is a product called insurance. Please try to understand that. It's a matter of covering your risk. The earning member of the family dies suddenly. You can imagine the calamity in the house. The house may be practicing the best of good quality practices, going to temple, doing puja, doing all kinds of good practices, eating good habits, everything. But suddenly the earning member dies. What will you do? आप क्या कर सकते हो? तब परिवार के लोग नहीं जुड़ते हैं। पहले जो होता था कि जॉइंट फैमिली था, एक जन कोई यदि दुर्घटना में कुछ हो गया, मृत्यु हो गया, तो परिवार के दूसरे लोग आ जाते थे। आज कहां जॉइंट फैमिली है? There is nothing called joint family now. We cannot go back to that place now. We have to think of new approaches. The new approach is insurance. What is that insurance? सबका पैसा इकट्ठा करके यदि किसी को दुर्घटना हो गया उसको बचाना। सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। Every policy holder is contributing some small amount into a kitty, जो मैनेज कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, उस किटी को, उसको उस ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उनको वो रिटर्न मिले। और उस रिटर्न के साथ यदि कोई भी दुर्घटना से कोई पीड़ित हो गया, whether it is cancer, whether it is some health disease which you can't avoid, that person is getting a cover out of that money. 10 आदमी कंट्रीब्यूट करता है, 2 आदमी उससे बेनिफिट ले रहा है। Some kind of a ratio like that, maybe 3, maybe 4. But that is how the insurance product is built. That is how the whole system of insurance comes. So what my contention is that we have to, every family, if they start contributing. India is one of the lowest in the world in insurance. Lowest. Not even 4%. Now what we have to think is, if जो हमने स्लोगन बनाया, संख्या बढ़ाओ और प्रीमियम घटाओ, जब तक संख्या नहीं बढ़ेगा तब तक प्रीमियम नहीं घटेगा। जो मंथली प्रीमियम है, इसलिए हम बोल रहे हैं यंग एज में लीजिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ, आप बच्चा का माँ और उसके मदर का इंश्योरेंस ले लीजिए।
बच्चा जब वूम में है तभी इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि मदर एंड द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड. एंड देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक दैट which we don't know, we are not aware about. We are telling insurance companies ऐसे ऐसे नया नया प्रोडक्ट इंडिया के लिए लाइए जो वर्ल्ड में नहीं है, उस पे सोचिए. क्योंकि हम लोग का पर कैपिटा इनकम हर साल बढ़ रहा है इंडिया में. Today we are reaching a stage where we are proud to say that our per capita income has moved 5 times more in the last 10 years. And I am very happy to tell you that disposable income is quite a lot. And India is one of the, the largest consumer of the world. 140 crore people. You know, it's not a joke. 1.4 billion people of the world is living in this country. And imagine, if every household has an insurance cover, this industry is going to be the largest industry in the coming years in the world. So what we are talking about is that जिन लोग लिए हैं उनका तकलीफ क्या है वो सुनना चाहिए. जो लोग नहीं लिए हैं उनको कैसे हम प्राप्त करवा सकते हैं टू मेक इट अफोर्डेबल. लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग. वी आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. आई एम सेइंग दैट व्हाई कांट वी बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? व्हाई थर्ड? And we can become. We have all the talents. अभी हम जब हैदराबाद से दिल्ली आ रहे थे, हमारे बगल में एक टैलेंटेड यंगस्टर जो यूएसए में अटलांटा में नौकरी कर रहा है, हम उसको 2 घंटे में ये कन्विंस किए फ्लाइट में कि आप रहिए भले भला अमेरिका में, बट सोचिए इंडिया के बारे में. You see, I convinced him that you have to work for your own country from where you have gone. He is from Telangana, working in Atlanta. I am telling him that you have talent. World has recognized you. But don't forget your motherland. You come here and build those products. He is working for the banking industry. तो हम उनको बोले कि हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री इज नाउ नीड टू बी मोर कस्टमर सेंट्रिक, जो नहीं है अभी भी. लेकिन इंश्योरेंस, आई एम ऑलवेज सेइंग, एंड दिस इज वेयर I would like to, again request my participants कि कोई भी प्रश्न है आप पूछिए. Yes, please. धनंजय जी, हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को कंप्लीट करें विदाउट लिसनिंग टू यू. धनंजय जी, इसको पकड़िए, इसको भी साथ में लेना होगा. मैं 30 साल से हेल्थ राइटर हूँ दिल्ली में, और 64 उम्र हो गई हमारी. मुझे कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है. God bless you. नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोग है नहीं है. अभी मैं एक जगह भाषण देने गया था, मैंने कहा मैं सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ. ये क्यों कहा मैंने? इसलिए कि लाइफ स्टाइल अगर आपका अच्छा है तो वो भी एक इंश्योरेंस है. लेकिन बिजोन दा ने, इसीलिए बिजोन दा को बिजोन दा कहते हैं. इन्होंने वैल्यू ऐड किया मेरे थिंकिंग में कि अगर अच्छा लाइफ स्टाइल है, प्रिवेंटिव हेल्थ सबसे बड़ा इंश्योरेंस है कि रोग होने ही ना दो. रोग होए ही ना तो इलाज की जरूरत नहीं है. बट एक्सीडेंट ये मेरे दिमाग में नहीं था. मैं यहाँ ये सोच के आया था कि मैं इंश्योरेंस के खिलाफ ही बोलूंगा. मैं पत्रकार हूँ और एलोपैथी में तो इंश्योरेंस के अभी भी खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आपको इंश्योरेंस है तो वो ये इनविटेशन है डॉक्टर को कि आपको जितना आपके शरीर में जो करना चाहे करे, जो जरूरी नहीं भी है ओवर ड्यू करना चाहे. लेकिन आयुर्वेद में इंश्योरेंस का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वेलनेस सेंटर्स में देखिए बीमार ना पड़े तो बेहतर है,
उससे अच्छा तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मैं समझता हूँ हेल्थ केयर में ये होगा कि फला अस्पताल बंद हो गया, बंद हो गया, कोई रोगी ही नहीं है। वही डर है। ये आइडियल स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धनंजय ऐसा कर रहा है, लेकिन सब नहीं करता। मुझे अपने ही परिवार में अपनी बेटियों को, अपनी बीबी को यह समझाने में कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, रोज दिक्कत होती है। कहते हैं, पापा भाषण देते हैं, जाओ। तो वो तो बीमार पड़ेगा ना, तो उसको इंश्योरेंस चाहिए। तो बिजॉन दा हमेशा मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहे हैं। आज इन्होंने एक नया ज्ञान दिया कि ठीक है धनंजय, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इंश्योरेंस लेना चाहिए था, लेकिन अब कोई कंपनी देगी नहीं। ये बुढ़ा क्या पैसा देगा। लेकिन एक एक चीज और इन्होंने बहुत मार्के की कही कि भले ही आपको रोग ना हो, भले आपको इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो रिस्क पूल में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, रिस्क पूल में, कि जो आपके लेसर मोटल्स, जो गरीब भाई हैं, उनको वो काम आ जाएगा। तो सर मेरे आइडियाज बड़े रेडिकल थे इंश्योरेंस को लेकर, लेकिन आज मेरी आंखें खुली कि नहीं, आयुर्वेद में अगर इंश्योरेंस मिलता है तो खरीदिए। इसलिए खरीदिए कि सब धनंजय तो होंगे नहीं। मैं थोड़ा सा समय और लूंगा कि क्यों इंश्योरेंस मेरे पास है, क्यों इंश्योरेंस जो नहीं है मेरे पास। मैं आज निकला तो मैंने घर से निकला तो 10 मिनट ताली बजाई। मेरा एक कॉलम नई दुनिया में जब मैं हेल्थ एडिटर था तो बड़ा फेमस हुआ था, रोज ताली बजाता हूँ, रोगों को भगाता हूँ। I'll show you that. तो 10 मिनट ताली बजाई, फिर हमने आधा घंटा ओम का जाप किया। आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ आई टेल यू। व्हाई आई सेड कि मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। जिंदगी भर एलोपैथी के बारे में लिखा, बट मुझे एलोपैथी नहीं भाती। आयुर्वेद वे ऑफ लाइफ, आयुर्वेद की दवा न भी खानी पड़े तो अच्छा है, बट वे ऑफ लाइफ। ध्यान करता हूँ, ताली बजाता हूँ, ओम का जाप करता हूँ, और इसकी वजह से मैं सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं ताली बजाता रहा तो 20 साल बाद भी अगर ये गोष्ठी होगी तो मैं मौजूद रहूंगा। तो 2 इंश्योरेंस चाहिए आपको। एक तो लाइफस्टाइल बढ़िया करो। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा। गट हेल्थ इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ हेल्थ। अगर गट में ही रोग पैदा होता है, गट में ही रोगों को आप हरा सकते हो। वहीं पैदा होता है, वहीं इन्फ्लेमेशन होता है, वही रोग में कन्वर्ट होता है, और बाहर कहीं रोग नहीं होता। तो गट हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खाना बढ़िया खाओ। और सबसे खुशी क्या होती है मालूम, दुनिया की, अभी मैं कहीं बोला हूँ, बाथरूम से जब मैं निकलता हूँ तो दुनिया की कोई खुशी उससे बड़ी नहीं होती। मखमल की तरह वो जो होता है, जो सब आदमी करते हैं, वो सबसे बड़ी खुशी सुबह बाथरूम में मिलती है। जब आप अच्छा लाइफस्टाइल रखते हो तो बाथरूम अच्छा होता है। आप लोग सब विद्वान हैं, आपने मेरी सोच बदल दी, इसलिए मैं बहुत भाषण नहीं पिलाऊंगा। थैंक यू बोथ ऑफ यू, एंड आई फील काइंड ऑफ transformed, reformed, and I will now, from now onwards, I'll tell people to buy insurance for Ayurvedic. Very good. Very good. Very good. Very nice. पता नहीं Yes. सुना होगा Yes. कि नहीं। Absolutely. In fact, you know, you know that आप लोगों को सबको मालूम है, हमारा कुछ अनुदान रहा to create the most successful campaign, public campaign in the country called जागो ग्राहक जागो, जो हमने शुरुआत किया था 2009 में, I mean 2005 में actually, and from the money
which is known as the Consumer Welfare Fund, जो आपका और हमारा पैसा जो हमारा तक नहीं पहुंच पा रहा है, after government recovering that money is being kept into that fund to be used for the awareness of the consumers, because individual consumers को वो पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं, जैसे हुआ unclaimed money in the banks, unclaimed money in life insurance. All that money is going back to the government, which actually belongs to that family or that consumer who had paid for it, which has come back to the government. Overcharging of medicines, for example, वो जो पैसा वापस लेते हैं सरकार, overcharging of medicines का recovery होता है, actually it should go back to the consumer who has been overcharged, but they cannot find that वो कौन है beneficiary, they are not able to locate किससे लिया गया, तो वो consolidated fund में चले जा रहा है सरकार का. तो हम लोग ऑलवेज हर बजट में सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेटेड फंड से निकाल कर ऐसा जगह पे यूज कीजिए कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस नहीं खरीद पा रहा है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद पा रहे हैं और वो सरकारी तंत्र में भी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग विद इन द क्रैक्स, उनको पकड़िए और उनको इंश्योरेंस दिलाइए ताकि ही गेट्स कवर्ड. कई लोग आयुष्मान भारत के अंदर में 40 crores people are getting covered, but there are still 40 crores people who are going uncovered. How to cover them? Nobody is thinking. They are leaving him to his destiny कि आपको जो मर्जी आप करिए, अरे हम क्या करेंगे? And they are running from pillar to post to seek quality health care. नहीं मिल रहा है. सरकारी तंत्र में देखा गया है कि जिसके लिए मुफ्त में दिया जा रहा है चिकित्सा, जो अफोर्ड कर सकता है 80% लोग, वो लोग उसको उपलब्ध कर रहे हैं, और जिनको एक्चुअली उपलब्ध करना चाहिए only 20% of them are able to get that help. 80% are not able to get that help. और आप बोल रहे हो कि हम मुफ्त में दे रहे हैं. मुफ्त में किसको दे रहे हो? जिनके पास ऑलरेडी क्षमता है कि वो पेमेंट करके ले सकता है, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, वो कर्जा लेकर संपत्ति बेचकर वो हेल्थ केयर ले रहा है. And 2 crores people every year are going below the poverty line out of pocket. because of high out of pocket expenditure, and there is no regulator to regulate the costing of healthcare today in my country, unfortunately. And I'm still fighting PILs before the honorable judiciary because we are law abiding citizen. हम लोग प्लेकार्ड लेके तो खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम लोग लॉ ले, as per law we go, and courts are taking more than 8 to 10 years to give one order. Now you can imagine, if you take 8 to 10 years, where is that person who needs help today to get that help? Nobody is thinking about that. Elections after elections, manifestos after manifestos, promises after promises, guarantees after guarantee. And still, I am seeing my dearest person dying in front of my eyes because I could not afford to give him the health care. What an unfortunate situation. And then we are talking against insurance, but I am still very happy to say that my friends are getting converted. I still feel that we have to continue this campaign with the help of my friends in the media. They are my pillars. Because every media is not bought. There are honest medias who has brought me to this place where I am today. I must tell you that also. You see, whatever is the fact and figure, it has to be truthful, honest, credible, and accurate. I believe in science. I believe in evidence. I believe in honesty. And healthcare is the key to the success. If I want to become number 1 economy of the world, I will not say number 3, number 1. I have to take care of the health of the citizens, which is primary and foremost. Yes, my friend, you have to speak now. After him, he had asked before you.
जय हिंद, जय भारत। मैं प्रफुल्ल पांडे, पैनलिस्ट, आरजेएस पीवीएस, पॉजिटिव मीडिया। सुझाव जो हमेशा इस टाइप के होते हैं, जागो ग्राहक जागो आपने चालू किया था, जो समाज को उन्नति की ओर ले जाना, उनको जगाना, ऐसा कार्य करते हैं। इसमें थोड़ी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, बहुत मुझे भी जानकारी हुई है। आपने इसे किया तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिया। रिस्क मैनेजमेंट, जीवन मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, एक रिस्क के पहले, एक रिस्क के बाद। जब हेलमेट हम पहनते हैं तो हेलमेट डर दिखाया था, डर नहीं दिखाया जाएगा। हम भारतीय हैं, बिना डर के तो हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन हेलमेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन रिस्क का पहले का है। रिस्क के बाद की क्या चीजें होती हैं, स्प्रिंकल वगैरह होती है, के बाद स्प्रिंकल का काम होता है, वो रिस्क के बाद का है। यानी रिस्क के पहले हेलमेट और रिस्क के बाद का स्प्रिंकल और इंश्योरेंस। यानी घटनाएं तो होंगी, दुर्घटना होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं अपने फैमिली का अर्निंग पर्सन, फैमिली का मेन पर्सन तो हुई, और अगर मैं अर्निंग पर्सन हूं और मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, कार को चला रहा था, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? तो उस समय ये इंश्योरेंस जो आपने दिया, इसको जागरूक करने के लिए लोगों को, इंश्योरेंस तो सबके पास होना चाहिए। तो अब हमारी नियत जो है ये पूरे विश्व को सकारात्मक बनाने की है और उसमें नकारात्मकता की कहीं जगह नहीं है। यात्राओं का पूरे भारत में यात्रा करने जा रहे हैं। बिजॉन मिश्रा जी ने कहा कि 2047 तक हर रविवार आरजेएस वेबिनार होना चाहिए। इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये सब आरजेएसियंस के लोग मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए कि भारत सकारात्मक होगा, विश्व सकारात्मक होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हर विषय में, हर आयु वर्ग के लिए यह जरूरी है और इसी को बताने के लिए हर रविवार हम लोग 1.5-2 घंटे देकर, ये पहली किताब जो आई है वो 150 कार्यक्रम करने के बाद 150 दिन भारत के लोग बैठे हैं और संविधान ने कहा है, हम लोग 26 जनवरी जो मना रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो मिला है वो भारत का संविधान खून से रंगे तिरंगे से मिला है, इसको कभी मत भूलिएगा। और हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, महात्मा गांधी हो गए, आपके लाला लाजपत राय जिनकी की आज जयंती है, और महात्मा गांधी जी और माखनलाल श्रद्धांजलि दिए थे चंद्रशेखर आजाद जी को और खुदीराम बोस जी को, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उसको मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे भारतीयों में आजादी की अलख जगाई। और रोशन सिंह जो काकोरी केस में जिस तरह से इन लोगों को फांसी दी गई है, अब हम लोगों को देश को विकसित अगर बनाना है तो सकारात्मकता का मंत्र को अपनाना, घर परिवार ऑफिस और हर जगह हमें पॉजिटिविटी की ताकत को स्थापित करना पड़ेगा। और यही कहते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि फिजिकल और वेबिनार वर्चुअल इस ओर आरजेएस ने कदम बढ़ाया है। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हम लोग, चूंकि हमारे जितने भी पिलर्स हैं वो या तो 60 क्रॉस कर चुके हैं, 70 क्रॉस कर चुके हैं और इवन कुछ लोग तो 80 क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए हम रुकेंगे नहीं। हम लोग 80 क्रॉस कर चुके लोगों को ध्यान में रखते हैं कि इनके सामने ही भारत को सकारात्मक होते हुए वो अपने सपने को सामने साकार होते हुए देखें। तो आप सभी का जय हिंद करते हुए एक फोटो सेशन होगा और ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।